ताकि आगे चल कर के हर समय आपका एक भावनात्मक है, तो उसमें कोई चीज़ अगर हम उस तरह से जोड़ते हैं जो आने वाले उस परिवार के लिए या दूसरे लोग भी जो देखते हैं या समझते हैं, भावनाएं तो सबकी होती हैं, तो ये भी अपने आप में एक मतलब अलग तरह की एक मैं कहूँगा प्रेरणादायक चित्र ही है। आप पीछे नारे सुन रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस है, लखने की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल ये स्वाभाविक रूप से दिलों से निकल करके ये आवाज़ें आ रही हैं। तो इस वक्त आप विद्या प्रतिष्ठान बारामती की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं अजीत दादा पवार। अंतिम संस्कार के बाद जो राख होगी, जो अस्थियां होंगी, वो जल में प्रवाहित की जाएंगी, लेकिन अभी जो शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि, आकाश और वायु से, वो अब उन्हीं में लीन हो जाएगा। ये सबसे भावुक क्षण, क्योंकि यही असल माने में आखिरी विदाई का क्षण होता है। दोनों बेटों ने अपने आप को किस तरीके से मजबूती के साथ अभी कंपोस्ट तरीके से बांधा हुआ है, ये वही जान सकते हैं, ये हम नहीं जान सकते हैं। ये प्रक्रिया पहले इमोशनल होते होते फिर आप प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। आपके ग्रीफ जो है उसको या लॉस जो है, वो सेंस ऑफ लॉस को, कर्तव्य का आप निर्वहन जिस समय कर रहे हैं, तो उस समय के लिए आप वो थोड़ा सा भूल जाते हैं क्योंकि आप कर्तव्य में चले गए हैं। ग्रीफ आपका साथ है। भतीजे के पास वो हिम्मत शायद वो नहीं जुटा पाए। और ये देखिए इस वक्त कितने भावुक नजर आ रहे हैं शरद पवार। देखिए ऐसे व्यक्ति, शरद पवार भी अद्भुत अपने आप में एक व्यक्ति हैं। खुद उनका स्वास्थ्य की कहानी कितने समय से चल रही है और यहाँ एक भतीजे को बेटे की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको वो किया, इन्होंने भी पूरा सम्मान किया। आज के समय में आपने जो कहा कि ऊपर नहीं आए, शायद इसलिए कि वो उस चीज़ को देख नहीं पाने का एक जो होता है हौसला नहीं जुटा पाए। या तो 21 तोपों की या फिर राइफल से 3 राउंड की फायरिंग की जाती है और इस वक्त आपको 3 राउंड की फायरिंग ही सुनाई पड़ रही है। और अब सम्मान के प्रतीक में ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा। और ये महिलाएं देखिए खड़े होकर अपने प्यारे अजीत दादा को आखिरी सलाम अर्पित कर रही हैं। ये तमाम तस्वीरों में आप देखिए आखिरी दर्शन के लिए कैसे वीवीआईपीज़ की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी आंखें नम है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब रो रहे हैं। और अब क्योंकि अंतिम विदाई दी जा चुकी है, वो देखिए रोहित राजेंद्र पवार तमाम लोगों का आने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। और बेटे ने अब वो मटका जो है कलश गंगा जल का, वो अपने कंधे पर रख लिया है। सब अब खड़े हो चुके हैं। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। नद्यानो देशानामेव
वस्याशुकुबेराः प्रप्रदात्मना नद्यानो देजानामे वस्याशुकुबेराः प्रप्रदातारस्तारिभ ऊर्जन्नो देहित्वे पादे चातुकपादे पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कुणी परिक्रमा करू होने नका. के बाद सगळ्यांना नम्र मुख के विनंती पास आहे. ही इस मागच्या बाजूला कलश को फोड़ दिया जाता है. शरणो दे धीराः रक्षातो कामतत्त्वना मागच्या बाजूला गेट आहे. त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया. सब बाहेर अपनी- प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे. कुर्सी से खड़े हळूहळू हो गए मागच्या हैं. बाजूने बाहेर पडा. सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका. पोलीस विभागाला सहकार्य करूया. मला माहिती आहे अंत विदाई या देने के जागेवरून बाद, क्योंकि आपले पाय लाखों की भीड़ है झालेले. वहां पर. आपल्या सगळ्यांचं अतोनात ये प्रशासन के लिए भी एक क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा बहुत चैलेंज है. बड़ा अंतिम चैलेंज। संस्कार में जो तमाम लोग शामिल हुए हैं, एक तो वीवीआईपीज वहां पर बेतहाशा है, ऊपर से सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात देखने हैं, लोगों के हाथों में मोबाइल फोन है और वो अपने दादा की इस अंतिम क्षण को अपने कैमरे में कैद कर देना चाहते हैं. अलविदा अजीत दादा, अलविदा. अब आप केवल यादों में रहेंगे. आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण वो सफर जो आपल्या शुरू हुआ सगळ्यांना था नम्रपूर्वक विनंती आहे. राजनीतिक रूप से 1993 में, मागच्या बाजूने हळूहळू वो सफर अब 2026 29 जनवरी खत्म होता है और सब कुछ यहीं आकर ठहर जाता है. यही वो आखिरी और अंतिम सत्य है. हमारे साथ विवेक गुप्ता भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं. विवेक, अब यहाँ से असल प्रश्न शुरू होगा, आगे क्या? बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बढ़ाएगा जी विवेक. ऑडियो या रूबिका, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है विवेक, अब आ रही है. रूबिका? अब बोलिए. क्या देखिए रूबिका, सबसे अहम सवाल है, अब जो है अजीत दादा पवार जो है पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. सब कुछ अब एक तरीके से बोले कि एक युग का अंत हो चुका है. अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बारामती का किंग कौन? अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एनसीपी अजीत पवार गुट का पार्टी प्रमुख कौन? अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर कौन? ये देखिए, ये तीन अहम सवाल हैं जिसको लेकर अब जो है ये सिलसिला शुरू होगा कि अब कौन होगा. क्योंकि देखिए, बारामती की जनता ने तो साफ तौर पर कहते हैं कि अजीत दादा पवार जैसा ना कोई है, ना कोई हो, ना कोई होगा और ना कोई बन सकता है. तो ये क्लियर कट है. अब देखिए, अगर हम पॉलिटिकली वाइज बात करें, देखिए इसमें पॉलिटिकल टर्मोल हर हाल में होगा रूबिका, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब एक पार्टी के प्रमुख की इसमें मृत्यु हुई है. महायुति में तीन पार्टी हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी. एनसीपी के प्रमुख की इतने बड़े हादसे में मौत हो जाती है. अब सवाल खड़ा हो रहा है कि तीसरी पार्टी में कौन प्रमुख बनेगा जो महायुति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार को चलाएं. देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव आने में भी 3 साल बाकी है, 2029 में चुनाव है. और अब जो है, अगर हम चुनावी लैंग्वेज में बात करें तो एमएलए थे अजीत दादा पवार यहाँ के, तो यहाँ पे अब जो होगा बाइपोल इलेक्शन होगा. बाइपोल इलेक्शन कब होगा वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा. लेकिन बाइपोल इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि अजीत दादा की गद्दी पर कौन बैठेगा. तो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि इसमें अजीत दादा पवार की जो फैमिलीज हैं उसमें से किसी न किसी को बाइपोल में इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा. और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की एक परंपरा हमेशा रही है, जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं, अगर उनकी फैमिली की तरफ से कोई खड़ा होता है तो अपोजिशन में कोई पार्टी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती है. ये मान के चलिए रूबिका कि ये एक परंपरा है और इस परंपरा को ऑलमोस्ट सभी पार्टियां, सभी नेता, चाहे वो टॉप मोस्ट लीडर्स हो, सभी लोग फॉलो करते हैं. क्योंकि अजीत दादा पवार की विमान हादसे में मौत हुई है. अगर बाइपोल होते हैं, और बाइपोल होगा भी नियम कानून के हिसाब से, बाइपोल्स में अगर अजीत दादा पवार के बेटे खड़े होते हैं या फिर कोई और दूसरा खड़ा होता है तो अपोजिशन में ये मान के चलिए महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा में अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होगा.
तो वो है अपने ये बात आप तो वहाँ अभी के भी विधायक हम बनेंगे विवेक और चर्चा वो कर रहे यहाँ थे। के पार्लियामेंट्री करेंगे। ये चर्चा तो हम कर ही रहे थे कि अब मतलब महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी सी अलहदा है, खासकर जब मनभेद वाला मामला चलता है। तो मतभेद होते हैं लेकिन कभी भी मनभेद नहीं होता है, यारी दोस्ती, मतलब इतना कि भाई भाई से मिलता है। शिवसेना जब टूटी तो दोनों भाई अलग नहीं हुए, पारिवारिक तौर पर एक ही रहे। पवार से जब उनके भतीजे रूठे या पार्टी टूटी, तब भी एनसीपी भले ही टूटी, परिवार कभी नहीं टूटा। और अब बारामती को कौन अजीत दादा पवार की तरह संभाल सकेगा, ये यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढना होगा संजय जी। वो इसलिए क्योंकि पार्टी दो फाड़ है। जब एक बड़ा मजबूत पेड़ नहीं रहता है, वो मैग्नेट नहीं रहता है, तो फिर बाकी तमाम कार्यकर्ता नेता फिर दूसरे बड़े मैग्नेट की तरफ जाने लगते हैं। और एनसीपी तो इस वक्त उस स्थिति में दिख भी रही थी कि क्या साथ आ जाना चाहिए कि नहीं बाहर रहना चाहिए। तो क्या बेटे अब इस परंपरा को आगे लेकर जाएंगे? लेकिन बड़ा जूता है जिसमें पैर रखना अभी मुश्किल। नहीं, बेटे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए आप जो मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र कर रही थी, वो कोई भी व्यक्ति राजनीति में जो होता है वो वर्तमान के साथ भविष्य देखता है, भविष्य किसके साथ है। तो इस समय उनके बेटे आगे आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शरद पवार साहब वहाँ बैठे हुए इस प्रश्न पे काफ़ी गंभीरता से सोच रहे होंगे, ऑफकोर्स परिवार के अंदर, क्योंकि ये दोनों के विलय की बात भी परिवार के अंदर ही हो रही थी, दोनों परिवार के बीच में। अगर विलय होता है तो क्या सुप्रिया सुले के हाथ में माने कमान जाएगी, क्या फिर उस केस में सुनेत्रा पवार या उनके बेटे का कैसे वो होगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज यहाँ से घटना के बाद जब लोग जाएंगे। मजबूती से संजय जी सुनेत्रा पवार ने अपने आप को कंपोज करके रखा है और जिस दृढ़ता के साथ वो दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।